नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। मैं हूं आरती देशवाल। लेकिन सबसे पहले हम बुलेटिन में बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर हरियाणा से है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कई विधायक इस बैठक में खास तौर पर मौजूद रहे हैं। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम 4 मई को होना है और पार्टी के सभी नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। 1 मई को फरीदाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम ठीक होना है और ये वो कार्यक्रम है जो अलग अलग हलकों में होता रहा है, अलग अलग जिलों में होता रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई है और आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक है जो दिल्ली में हुई है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुई है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कई विधायक इस बैठक में खास तौर से शरीक हुए थे और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और संगठन को लेकर कुछ जानकारियां दी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। ऐसा है, अध्यक्ष जी ने अभी बात हुई है तो इनका 4 तारीख इन्होंने कहा है। 4 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ 4 तारीख को कार्यभार संभालेंगे और यहाँ से 8 बजे चलेंगे दिल्ली से। तो रास्ते में हर जगह रुकते हुए इसी वास्ते वहाँ चंडीगढ़ 3 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे और पहले वहाँ हम MLA हॉस्टल है वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ से वरिष्ठ, क्योंकि वहाँ जगह की कमी है, कार पार्किंग नहीं है, वहाँ से वरिष्ठ नेतागण जाकर के साथ जाके अध्यक्ष जी कार्यभार संभालेंगे। कांग्रेस मजबूत है और भी मजबूत होगी और संगठन जो है, जैसे अब तक हमारा संगठन नहीं बना था, अब जल्दी ही नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन मजबूत बनेगा, कांग्रेस मजबूत बनेगी और जो है आज भी कांग्रेस मजबूत है और मजबूत होकर उभरेगी। एक और बड़ी खबर है। फतेहाबाद में बिजली मंत्री ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे और टोहाना की जेई पर इस बैठक के दौरान गाज गिरी है। शिकायत के बाद भी बिजली पोल नहीं हटाने पर ये गाज गिरी। बिजली मंत्री ने टोहाना के जेई को चार्जशीट करने का आदेश जारी कर दिया है। तो पोल हटाने की मांग कुछ लोग कर रहे थे, इसको लेकर शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन बावजूद इसकी जेई की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और इसीलिए जेई पर ये गाज गिरी है। चार्जशीट की बात अब सामने आ रही है। बिजली मंत्री ने टोहाना में ये बड़ा निर्णय लिया। चलिए बात करते हैं 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट हमारे खास कार्यक्रम की और सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की। जी हां, एलन मस्क ने एक नया ट्वीट कर कोको कोला खरीदने की बात कही है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट के मायने क्या निकल रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। टेस्ला सीईओ एलन मस्क इन दिनों काफी चर्चाओं में है। एलन मस्क ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक ट्विटर को खरीदा है। वहीं अब एलन मस्क ने एक नया ट्वीट कर कोका कोला खरीदने की बात की है जो तेजी से वायरल हो रहा है। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा, अब मैं कोका कोला खरीदूंगा ताकि कोकीन डाल सकूं। एलन मस्क के इस ट्वीट पर आधे घंटे में 7 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। तो वहीं हजारों लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। आपको बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर को $40 बिलियन में खरीदा है। जानकारी के अनुसार एलन मस्क ने कुछ समय पहले ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद अब उन्होंने ट्विटर के 100% स्टेक हासिल कर लिए है। एलन ने ट्विटर खरीदने के बाद कहा, ट्विटर एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां मानवता पर बात और चर्चा की जाती है। ट्विटर को आगे नए और बेहतर फीचर्स के साथ हम बनाना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ट्विटर पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होना चाहिए जिससे आपका मैसेज कोई और ना पढ़ सके। एलन मस्क के इस बयान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कयास है कि क्या ट्विटर में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों से कई आधुनिक हथियार भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। देखिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसे लेकर पहले सूचना मिली कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। हालांकि गुरुवार को पुलिस ने कहा कि पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ऐसे में कुल 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है।
इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने कहा, जारी मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान स्थानीय आतंकवादी एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के रूप में की गई है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। दोनों अल बद्री संगठन से ताल्लुक रखते थे। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा, मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादी मार्च-अप्रैल 2022 के महीने के दौरान जिले में बाहर से आए मजदूरों पर हुई कई हमलों में शामिल थे। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ही सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ के प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक डिप्टी कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो घाटी से आतंक के खात्मे के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सफलता भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन उस दिन का इंतजार है जब आतंक पूरी तरह से निस्तेनाबूद होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द चौथी लहर दस्तक दे सकती है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले ये आंकड़ा 12% से ज्यादा है। मंगलवार को कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए थे। वहीं 32 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। देश में अब कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,68,000 हो गई है। बीते 24 घंटे में देश भर में 35 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। केरल में हुई 26 मौतें बैकलॉग आंकड़े के तौर पर जुड़ी हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 से अब तक कुल 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में भारत में कोरोना संक्रमण के 16,980 एक्टिव केस हैं। ये कुल केसों का 0.04% है। देश का कोविड-19 रिकवरी रेट 98% है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में भी कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कोरोना की रफ्तार ने राज्य सरकारों को फिर से चिंता में डाल दिया है। केंद्र से लेकर राज्यों तक की चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में देश के हर नागरिक को सचेत रहना होगा। कोरोना के प्रति लापरवाही से अब बचना होगा क्योंकि अगर आंकड़े इसी रफ्तार से बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब चौथी लहर इस देश में दस्तक दे सकती है। लेकिन समझदारी से सचेत रहकर कोरोना को हराया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरियाणा की। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर विधायक कुलदीप बिश्नोई नाराज है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा कांग्रेस में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार विधायक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया, जिन्हें भूपेंद्र हुड्डा का काफी करीबी माना जाता है। पार्टी के इस फैसले को हुड्डा की जीत के तौर पर देखा गया, लेकिन इस नियुक्ति के बाद अब एक बार फिर पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी के सीनियर नेता कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से जवाब मांगने की बात कही है। इसे लेकर खुद कुलदीप बिश्नोई ने अब ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब न मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान को कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चुना। वो दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कुमारी सैलजा की जगह ली है। सैलजा ने पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान के साथ ही अब एक बार फिर से गुटबाजी हावी होती नजर आ रही है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जिस तरह से ट्वीट किया गया है और जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने के लिए कहा गया है, उसको लेकर भी सवाल उठ रखे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को लेकर कुछ और खबरें भी सामने आ सकती है। इसी के साथ ही अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होना महत्वपूर्ण है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस की नई टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उदय भान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी गई है, जिसके बाद दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के कई नेता यहाँ मौजूद रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि 4 मई को चंडीगढ़ में पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पदभार संभालेंगे। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद
कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट भी सामने आया था। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की प्रतिक्रिया सामने आई। बहरहाल अब कांग्रेस को और मजबूत करने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें तेज थी, लेकिन अब नया संगठन नियुक्त कर दिया गया है। देखना यह होगा कि यह संगठन अपने दावों पर कितना खरा उतर पाता है। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक। तो कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही गुटबाजी को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस की गुटबाजी शांत हो पाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मिलकर चलने और मिलकर लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने उदय भान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले को उचित फैसला बताया। देखिए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हुई पूर्व विधायक उदय भान की नियुक्ति को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सही समय पर लिया गया उचित फैसला बताया। उन्होंने कहा, हाईकमान ने सकारात्मक विकल्प के तौर पर उदय भान का चयन कर जन भावनाओं पर मुहर लगाने का काम किया है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से मिलकर साथ चलने और साथ लड़ने की बात भी कही। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उदय भान का चयन कर कांग्रेस हाईकमान ने दिखा दिया है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य नेता है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा जनहितों के मुद्दे पर एक बार फिर जेजेपी बीजेपी की सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, इस सरकार से हरियाणा का हर वर्ग परेशान है और वो बड़ी ही आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रहा है। मैंने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जनता की लड़ाई लड़ेगी हरियाणा प्रदेश में, और आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से, भाजपा सरकार से त्रस्त है। तो उदय भान को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं गुटबाजी भी नजर आ रही है और वहीं तो एक समर्थन भी देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदय भान को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में खुशी की लहर। कांग्रेस नेता राजेश जून ने इस मौके पर लड्डू बांटे हैं। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिलने से भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों में खुशी की लहर है। बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता राजेश जून ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय नेता राजेश जून के कार्यालय पर इकट्ठा हुए और खुशी का इजहार किया। कांग्रेस नेता राजेश जून का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा को अब फ्री हैंड मिल गया है। भूपेंद्र हुड्डा के ड्राफ्ट को ही आलाकमान ने अमली जामा पहनाया है। अब हर तरफ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की धूम मचने वाली है। राजेश जून का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा का ग्राफ बढ़ रहा है और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत हासिल करेगी और प्रदेश के अगले सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर बनाया गया है। उस खुशी में हम सभी बहादुरगढ़ क्षेत्रवासी अपनी तरफ से ये लड्डू बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर बनते हुए फिर से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही हुड्डा गुट के नेता अब खुशी मना रहे हैं और हुड्डा गुट में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही हम यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।
ब्रेक के बाद आप स्वागत है आप सभी का और आप सब देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। और खबरों में अब हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का शिलान्यास किया है। मिलावटखोरों को इस मौके पर उनकी तरफ से कड़ा संदेश दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 3 में निर्माण किए जाने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग राजीव अरोड़ा, विभाग के सचिव वजीर सिंह गोयल भी उपस्थित रहे। अनिल विज ने कहा, करोड़ों रुपए की लागत से खाद्य एवं औषधि भवन का निर्माण होगा। इस भवन में FDA की लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी। इसके निर्माण में प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों और नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए ये कारगर सिद्ध होगा और प्रदेश को लाभ मिलेगा। हरियाणा में 5 जिलों में नई लेबोरेटरी खोली जाएगी, जिससे मिलावट करने वालों पर नकेल कसी जा सके। अनिल विज ने कहा, गलत काम करने वालों पर बुलडोजर चलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यालय और लैब का आज उद्घाटन रखा गया है। यहाँ पर वो बनाया जाएगा। हमारे पास अलग से इसका कार्यालय नहीं था, बहुत कठिनाई थी। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मिलावटखोरों को चेता दिया गया है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में मिलावटखोरी पर और ज्यादा नकेल कसी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रथम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ है, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। देखिए। पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रथम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 1 PWD रेस्ट हाउस में हुआ। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में 73 प्रशिक्षकों को बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। वहीं इसके बाद शिक्षा मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि हमने टारगेट से ऊपर बेटियों को प्रशिक्षित किया है। कि आज जो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हमने स्कूल में शुरू किया। हमारा टारगेट जो था वो 1,21,000 था, लेकिन जो प्रशिक्षण दिया गया वो 1,23,000 से ज़्यादा। और मैं समझता हूँ ये आज के टाइम की बहुत बड़ी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि हमारी बेटियों ने हमें कहीं निराश नहीं किया, चाहे खेल हो या शिक्षा हो। उन्होंने कहा, जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है उनको बेल्ट, मोबाइल भी दिए गए हैं और 5 मई को 2.5 लाख टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। तो कंवरपाल गुर्जर की तरफ से इस मौके पर यह कहा गया कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ आत्मरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम बच्चों तक टैबलेट पहुंचाएंगे, ताकि वो बच्चे जिनके पास टैबलेट नहीं है वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पैदा हुए बिजली संकट को लेकर अशोक तंवर ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि इस समस्या पर सरकार की कोई तैयारी ही नहीं है। देखिए। हरियाणा में बिजली की समस्या से आम लोग परेशान हैं। शहर और गांव हर जगह कई घंटे की कट लग रही है। भीषण गर्मी के बीच पावर कट से न केवल आम लोग बल्कि उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इसी विरोध में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने सरकार पर सियासी प्रहार किया। अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन दिनों हरियाणा में पहला मुद्दा बिजली का संकट है। इसी दौरान अशोक तंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की तरह बिजली को भी डीरेगुलेट कर अपने लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर पूरा दिन ब्लैकआउट है। करीबन 18 20 घंटे शहरों के अंदर, गांव के अंदर वो कट लग रहे हैं और इतना बड़ा संकट, लेकिन सरकार की कोई इसमें तैयारी नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि प्रदेश में बिजली के साथ ही पानी का भी बड़ा संकट है। तो बिजली और पानी के बहाने अशोक तंवर ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक को निशाने पर लिया है। इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बढ़ती बिजली की किल्लत के चलते पानीपत के उद्योग जगत पर अब खतरा मंडरा रहा है। उद्यमी बिजली कटों की वजह से काफी परेशान है और समय पर अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पानीपत जिले में पिछले 1 महीने से इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली के 5 से 6 घंटे के कट लग रहे हैं। इससे इंडस्ट्री का उत्पादन 40% तक गिर चुका है। उद्यमी अपने उद्योगों को एक भी शिफ्ट में नियमित रूप से नहीं चला पा रहे।
कारोबारियों को लेबर को बिना काम का वेतन भी देना पड़ा है। उद्यमी इस संबंध में बिजली निगम के एमडी से भी मिल चुके हैं। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पिछले 15 दिन में पानीपत इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान बताया गया है। अभी कारोबारी बिजली के कटों के कारण समय पर ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे। उद्यमियों को बिजली के कट की पहले से जानकारी नहीं दी जा रही। बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। उत्पादन 50% तक गिरने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी शिफ्ट में उद्योग नियमित रूप से नहीं चल पा रहे। इन 15 दिनों में लाखों रुपए का तो तेल जनरेटर में फूका जा चुका है। यही वजह है कि उत्पादन अब बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उद्यमियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि अगर पावर कट लग रखे हैं तो उसकी जानकारी उद्यमियों को हो ताकि उन्हें ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अब देखना होगा हरियाणा में बिजली की इस किल्लत से सरकार कब तक पार पा पाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों हरियाणा में बिजली के संकट देखने को मिल रहे हैं, जिससे व्यापार करने वाले लोग काफी परेशान हैं क्योंकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम के साथ ही हरियाणा में बिजली की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में बिजली संकट के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। बिजली कटौती को लेकर अंबाला के व्यापारियों का कहना था कि बिजली कटौती को लेकर आम वर्ग बहुत परेशान है। बिजली आने का ना तो कोई समय है और ना ही जाने का। व्यापारियों को जनरेटर चलाना पड़ता है और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 22-23 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें सामना उठाना पड़ रहा है। हमारा ठंडे का काम है और सारा अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिसके लिए लाइट हमेशा हमें चाहिए होती है। उस वजह से हमें 10-10, 12-12 घंटे के लिए जनरेटर चलाना पड़ता है। डीजल इतना महंगा है कि जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते। कमाई तो दूर की बात है, रोज नुकसान का सौदा हो रहा है। अंबाला में तैनात बिजली बोर्ड के एक्सचेंज का कहना था कि गर्मियों के मौसम में बिजली का लोड काफी बढ़ जाता है और पीछे से ही बिजली की सप्लाई कम हो जाती है। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। तो वहीं आम लोगों ने भी सरकार से गुजारिश की कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाए। एक तो व्यापारी पहले से ही कोरोना काल की मंदी झेल रखे हैं और अब बिजली के कटों ने व्यापारियों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखना होगा हरियाणा में बिजली की कटों से मुक्ति कब तक मिल पाती है। हालांकि बिजली मंत्री की तरफ से साफ किया गया कि सरकार इस पर पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। बहुत जल्द हरियाणा में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ कैथल में टीचर्स सड़कों पर उतरे और इस फैसले का विरोध किया है। ये फैसला क्या है जिसका विरोध हो रहा है, 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि जिसकी इनकम परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को सरकार निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए 900 से 1200 रुपए देगी। इस फैसले से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में काफी नाराजगी है, जिसे लेकर सभी शिक्षक जिला सचिवालय में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार एक तरफ तो जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस प्राइवेट स्कूलों को देने जा रही है, कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 12 तक। वो क्या नाम है, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऑफर किया है प्राइवेट स्कूलों को सरकार ने कि वो अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको फीस दी जाएगी। स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उससे सरकार फीस लेगी। मतलब ये क्या ये न्याय है? मतलब शिक्षकों ने कहा कि सरकार चोर दरवाजे से स्कूलों को बंद करवाना चाहती है, जो कि कतई नहीं होने देगी। शिक्षक अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे हरियाणा के कर्मचारी वर्ग को इकट्ठा करेंगे और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो शिक्षक मांग कर रखे हैं कि सरकारी स्कूलों को ही बेहतर किया जाए और सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए छात्रों को पैसे दिए जाए। अब देखना होगा सरकार का इस प्रदर्शन को लेकर क्या रुख रहता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में मार्केट फीस भरे बिना फसल स्टॉक करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। शहर में 3 फ्लोर मिल्स पर जुर्माना लगाया गया है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में देखिए। गेहूं के बढ़ते दामों के बीच व्यापारी और आटा मिल्स बिना रिकॉर्ड बनाए गेहूं को स्टॉक कर रहे हैं ताकि मार्केट फीस और HRDF फीस की चोरी की जा सके। ऐसे व्यापारियों पर नजर बनाए रखने के लिए झाड़ौदा बॉर्डर पर कर्मचारियों और पुलिस ने मिलकर नाका लगा दिया है। आटा मिल्स पर छापेमारी की जा रही है, जिसके नतीजे भी सामने आने लगे। बहादुरगढ़ की बड़ी आटा मिल आरती फूड पर छापेमारी कर 5,500 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बरामद किया गया, जिसके रिकॉर्ड में एंट्री नहीं थी। ऐसे ही हालात पहलवान और हनुमान फ्लोर मिल्स पर भी देखने को मिले। छापे में मिले रिकॉर्ड से ज्यादा गेहूं पर मार्केट कमेटी ने फीस के साथ 25% जुर्माना भी लगाया है।
मार्केट कमेटी के सचिव रामनिवास ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश और सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है। 3 फ्लोर मिल से मिले गेहूं पर फीस और जुर्माने की करीब 7 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। बहादुरगढ़ में पिछली बार के मुकाबले इस बार सिर्फ 20% गेहूं आया है। किसानों को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही मार्केट कमेटी को भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि चोर बाजारी रुकेगी, काला बाजारी रुकेगी। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।